विभाग के संचालक हैं, तो मैं सभी मान्यवरों से विनती करता हूँ हिंदी को प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत ये फैन बंद कीजिए थोड़ा। सब आप फोटो आपके मोबाइल, मैडम आपके मोबाइल में तो ठीक है। साढ़े 10 मिनट एक विद्यार्थी या 2 विद्यार्थी या ये पायल ये ज्योति है उबे रहा धन्यवाद सर। मैं आज प्रमुख अतिथि परिचय करने के लिए मैं हमारी विद्यार्थी सरसला सवाल लेके धन्यवाद सर। मैं एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की जो प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार पटेल से विनती करता हूँ कि इस कार्यशाला की प्रास्ताविक जो है हमारे भाग डॉक्टर संत प्रकाश छोटे सर हो गए। संगमेश्वर महाविद्यालय स्वायत्त सोलापुर हिंदी विभाग आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला अनुसंधान प्रविधि और प्रक्रिया इस विषय पर आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में मुख्य प्रवक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय हमारे परम मित्र डॉक्टर राजकुमार वर्ले जी का हिंदी विभाग द्वारा मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। सभी छात्र छात्राएं तथा हमारे हिंदी के डॉक्टर दादा साहब खांडेकर जी, डॉक्टर सतीश पन्हाड़कर जी, रईसा शेख मैडम, सभी छात्र छात्राएं, मुझे बहुत ही
प्रसन्नता हो रही है कि हिंदी विभाग द्वारा एक दिवसीय अनुसंधान पर यह कार्यशाला जो आयोजित की जा रही है, उसका उद्देश्य हेतु यह है कि जो छात्र अनुसंधान करने वाले हैं या आगे जाके संशोधन का काम करने वाले हैं, पीएचडी का काम करने वाले हैं, उन छात्रों को एक रूपरेखा मिले, अनुसंधान किस प्रकार से किया जाता है, क्या करना चाहिए, किस प्रकार के संदर्भ को एकत्रित करने हैं, लेखन किस प्रकार से करना है और उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, मेथड किस प्रकार का उपयोग करना है। इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर इस कार्यशाला में प्रमुख वक्ता के रूप में आए हुए हमारे परम मित्र डॉक्टर राजकुमार वर्जे जी विस्तार से अपनी बात रखेंगे। मैं आप सभी की ओर से सर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अनुसंधान जो कार्य करता है, यानी कि इससे एक सृजनात्मक क्रिया की शुरुआत होती है तथा एक नया विचार जो दुनिया के सामने तथा समाज के सामने रखना जरूरी होता है। जो कुछ भी हम अनुसंधान करते हैं वो अनुसंधान समाज के लिए किस तरह से उपयोगी है, इसके बारे में सोचना जरूरी होता है। इसी बात को लेकर अनुसंधान प्रक्रिया क्या होती है, अनुसंधान की प्रयोगी क्या होती है, इसके बारे में अपना मंतव्य रखने के लिए मैं डॉक्टर राजकुमार वर्जे से विनती करता हूँ कि वो अपना मंतव्य यहाँ पर राजकुमार वर्जे। हिंदी विभाग एक दिवसीय अनुसंधान पर कार्यशाला का आयोजन यहाँ संपन्न हो रहा है। इस कार्यशाला के उपलक्ष्य में यहाँ मंच पर विराजमान इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग हमारे मित्र डॉक्टर शंकर प्रकाश जी, दूसरे हमारे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर दादा साहब खांडेकर जी, डॉक्टर सतीश पनारकर जी और आप सभी अनुसंधान के क्षेत्र में एक जिज्ञासा लेकर काम करने की मंशा पाने वाली आप सभी छात्राएं। असल में मैं अतिथि वगैरह इस महाविद्यालय में आने के बावजूद मानता नहीं। इसका कारण यह है कि मैं इसी महाविद्यालय का छात्र रहा हूं। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के लिए इस महाविद्यालय का बड़ा योगदान है। इसलिए ये महाविद्यालय मुझे अपने परिवार में समझता है। रही बात अनुसंधान प्रयोगी और प्रक्रिया की, हम कई वर्षों से ऐसे विषयों पर कार्यशाला आयोजन होना चाहिए, इस विषय को लेकर सभी अध्यापकों में काफी चर्चा होती रही थी। लेकिन आज आनंद इस बात का हो रहा है, स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को अनुसंधान को लेकर परिचित किया जाए, ये बड़ी आनंद की बात होती है। इसी आयु में अगर अनुसंधान की रूपरेखा आपके सामने रखी जाएगी कि अनुसंधान का सैद्धांतिक पक्ष आपके सामने रखा जाएगा, अनुसंधान का स्वरूप आपके सामने रखा जाएगा, अनुसंधान का महत्व आपके सामने रखा जाएगा, अनुसंधान के प्रकार आपके सामने रखे जाएंगे, तो भविष्य में आप जब अनुसंधान करने की प्रक्रिया में जुट जाओगे तब एक
सफल अनुसंधान आपके अध्ययन से पूरा हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए अनुसंधान से आपको परिचित किया जा रहा है, ये बड़े आनंद का विषय है। नगेंद्र जी की भाषा में अगर कहा जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र जी की बात आप सब जानते होंगे, हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान होकर चले गए। नगेंद्र जी का कहना है, परीक्षण और समीक्षण मानव अनुसंधान, परीक्षण और समीक्षण, इसे ही अनुसंधान कहा जाता है। शब्द उच्चारण के लिए संक्षिप्त लगता जरूर है, लेकिन परीक्षण और अन्वेषण इस शब्द का अर्थ बड़ा विशाल निकलता है। परीक्षण तो सभी करते हैं और परीक्षण के साथ सभी समीक्षण भी करते हैं, लेकिन परीक्षण और समीक्षण डॉक्टर नगेंद्र जी के दृष्टिकोण से ऐसा होना चाहिए जो एक विशिष्ट दिशा से कुछ नया शिक्षा क्षेत्र के सामने रख सके। ऐसा परीक्षण और ऐसा समीक्षण होना जरूरी है, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले समाज के लिए उस परीक्षण और समीक्षण में से कुछ दिशा निर्देशन हो सके। अब न्यूटन की बात आप जानते हैं, साइंस का विषय भले ही हो, वो गतिविधि विषयक सिद्धांत आप जानते हैं। अब ये सिद्धांत न्यूटन जी के नाम पर ही क्यों दर्ज किया गया? हम भी उस समय या हमारे पूर्वज भी उस समय कोई चीज हाथ में लेकर आकाश की दिशा से फेंका करते थे और वही चीज फेंकी हुई धरती की दिशा से आ जाती थी या धरती पर आकर गिर जाती थी। लेकिन न्यूटन ने इसे गतिविधि विषयक सिद्धांत नाम दिया और बताया कि कोई चीज आकाश की ओर फेंकी जाती है तो धरती में होने वाला आकर्षण उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच करता है। ये है नयापन, ये है नवीनता। और दर्ज हो गया न्यूटन के दृष्टिकोण से एक गतिविधि विषयक सिद्धांत साबित हो। ऐसा परीक्षण और ऐसा अन्वेषण, ऐसा समीक्षण अनुसंधान के माध्यम से होना चाहिए। अंग्रेजी रिसर्च शब्द का, अंग्रेजी रिसर्च शब्द का हिंदी पर्यायी शब्द है शोध। अब ये शोध किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की नई खोज करने की सीख देता है। किसी भी क्षेत्र में समाज अनेक क्षेत्रों से विभाजित है, इसलिए हम जिस किसी क्षेत्र से अनुसंधान करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, उसमें हमारी नई खोज होनी चाहिए। एक उदाहरण आपको दिया करूंगा मैं। 25 से 29 सितंबर में मैं नागपुर में था और नागपुर में एक प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए चला गया था, साक्षात्कार के लिए चला गया था। मैंने उनसे एक प्रश्न करवाया साक्षात्कार वालों के लिए। प्रश्न ये था, देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? आप में से बता सकता है कोई देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? अकेली हिंदी है कि उसके साथ कई और भाषाएं हैं? अकेली हिंदी है। और बता सकता है? तो उन्होंने बताया कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। अध्यापक का साक्षात्कार देने के लिए आए थे।
मैंने कहा कि ये तुम्हारा नया शोध है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि हिंदी नहीं है तो और कौन सी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा कहा गया? उन्होंने कहा कि बाकी भाषाओं का पता नहीं है लेकिन हिंदी तो नहीं है, इतना मैं जानता हूं। और वो कहां से आए थे? वर्धा से आए थे, जहां महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। हिंदी विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई हुई थी और वह कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। मैंने उनसे कहा संविधान की अष्टम सूची के बारे में आप कुछ जानते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता। देश की राष्ट्रभाषा के संदर्भ में संविधान की अष्टम सूची में देश की 8 भाषाओं को देश की राष्ट्रभाषा कहा गया। उसमें 8 भाषाएं हैं, उसमें हमारे मराठी भी है। लेकिन देश की 141-45 करोड़ देश की जनता ने अकेली हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ये इतना मात्र सत्य है। मेरा मतलब है आपको कहने का, हमारा संशोधन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो सही है वो गलत साबित हो, जो सही है वो अधूरा साबित हो, इसे संशोधन नहीं कहा जाता है। संशोधन का अर्थ है अपने संसद भवन के सामने एक रुचा लिखा है, एक पंक्ति है हिंदी संस्कृत की, जानते हो? कभी सुना है? सुना है कभी? अभी भी आप लोग गूगल पर जाओगे, संसद भवन के सामने एक पंक्ति लिखी है। वो पंक्ति है पुराण पंथी ग्रंथ ऋग्वेद के 16वें अध्याय की पंक्ति है। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है सत्य सत्य होता है, लेकिन आजकल के विद्वान सत्य का अर्थ अपने तरीके से लगाते हैं, इसे सत्य नहीं कहा जाता है। पहली जो अधूरी पंक्ति है, सत्य सत्य होता है, संशोधन सत्य पर होना चाहिए। इस पर होना चाहिए, सत्य पर होना चाहिए, क्योंकि संशोधन का जो संसार है, निष्कर्ष जो होता है, वह सत्य की ओर इशारा करने वाला होता है, ना कि संदिग्धता की ओर, ना कि असत्यता की ओर। साधारण भाषा में अगर बताया जाएगा, शोध और अनुसंधान और संशोधन वो होता है जिसको कोई पर्याय नहीं, पर्याय विरहित जो शोध होता है उसी को ही अनुसंधान कहा जाता है। साइंस का एक और उदाहरण, H1 और N1 मिलाने के बावजूद क्या बनता है? H1N1। साइंस सीखा है आपने? अगर साइंस सीखते थे तो इधर हम लोग कला की शाखा के लिए नहीं आ सकते थे, लेकिन ये H1N1 आपका 10वीं तक हो गया। H1N1 पानी बनता है, क्या बनता है? तो उत्तर पानी ही आना चाहिए, वहां पर्याय नहीं है। H1 और N1 मिलाने के बावजूद पानी ही बनता है, इसके लिए पर्याय नहीं है। ये शोध है, अंतिम सत्य है, इसके लिए कोई पर्याय नहीं होता है। शोध का निष्कर्ष पर्याय विरहित होता है। अब ये अनुसंधान को लेकर आपको सचेत और सावधान करने की जरूरत क्या है? ये सब महनीय लोग जानते हैं, हिंदी में कई सालों से इस क्षेत्र में काम करते हैं। शोध करने वालों को संशोधक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। कैसा शोध हो रहा है, उसमें क्या कमियां है, शोध किस दिशा से होना चाहिए, ये भली भांति जानते हैं। इसलिए इनकी मंशा ये है, हमारे मार्गदर्शन में पढ़ने वाला छात्र और छात्राएं शोध से परिचित हो। शोध जो सत्य से नाता रखता है, जो सत्य से रिश्ता रखता है, ऐसा शोध हमारे छात्राओं के द्वारा हो। इसलिए आपको इस संशोधन, शोध और अनुसंधान की प्रविधि और प्रक्रिया से परिचित किया जा रहा है। कैसा शोध हो रहा है? इधर का थोड़ा उठाया, उधर का थोड़ा उठाया और फिर अपना बनाया है, अपना बनाया, अपने लिखा, अपना प्रबंध तैयार हो गया। जब इनके पास आ जाएगा
तो वह कहेंगे सैद्धांतिक पक्ष में क्या होना चाहिए। सैद्धांतिक पक्ष सिद्धांत को लेकर, मतलब अब जो विषय का चयन करते हैं, उस विषय का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसको लेकर विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं, ये सारा मामला मानो सैद्धांतिक पक्ष होता है। वह कहां होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विषय के अनुसार सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन विश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये सारी बातें ध्यान में रखकर शोध करने की जिम्मेदारियां हमारी होती है। आजकल का शोध इस दिशा में नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा चोरी किया हुआ शोध हमारे छात्रों के द्वारा ना हो, इसलिए अनुसंधान क्या होता है बताया जा रहा है। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ द करंट लैंग्वेज, यह एक अंग्रेजी डिक्शनरी है, उसमें बताया गया ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों की खोज करना, जांच पड़ताल करना मानो शोध, मानो संशोधन। ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन तथ्यों की जांच पड़ताल करना मानो शोध, मानो संशोधन। नवीन तथ्यों की खोज करना मानो, हम जानते हैं रे आदमी दो पहियों से चलता है, जानते हैं ना, पूर्वजों ने हमें बताया, पूर्वजों ने हमें सिखाया, हम ये जानते हैं कि आदमी दो पैरों से ही चलता है, चलता है ना। दो पैरों से पीछे कैसे चलता है, इसमें से नयापन कुछ तो समाज के सामने रखना। सीधा चलता वो तो जानते हैं, नया खोज, नवीनतम खोज, लेकिन इसके लिए क्या होना जरूरी है, हमारा मन प्रश्नशील होना जरूरी है। कैसा होना, प्रश्नशील होना, मन में प्रश्न उठना जरूरी है। मानो मनुष्य का मन, संशोधन करने वालों का मन जिज्ञासा में होना चाहिए। मन में जिज्ञासाओं का उत्पन्न होना काफी जरूरी है। जब तक हमारे मन में शोध को लेकर प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं, हमारा मन जिज्ञासाशाली नहीं होता है, तो हम मन में उठे प्रश्नों के उत्तर को जांच या पड़ताल करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। प्रश्न उठना जरूरी है, तब हम लोग नए मतलब कि नए तथ्यों की खोज करेंगे। कहां करेंगे, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में। कल का अखबार आपने पढ़ा है, दिव्य मराठी, ज्ञान की नई खोज क्या होती है ये आपको मैं, और जांच पड़ताल क्या होती है इस दिशा से अवगत कराना चाहता हूं। कल का अखबार दिव्य मराठी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, उसमें एक लेख आया है, हिंगोली जिला वसमत तालुके में से एक छोटे से गांव का एक नर्सरी चलाने वाला, नर्सरी का मालिक है। करवंद जानते हो आप लोग, करवंद खाने की चीज जानते हो, जहां ये कोंकण इलाके में सबसे ज्यादा मिलता है। हमारे इधर मेहमान बन के लाया जाता है और बेचा जाता है। करवंद जानते हो, करवंद जानते हो ना, करवंद क्या होता है। इस करवंद को लेकर वसमत तालुके के हिंगोली जिले के एक गांव के किसान ने एक खोज की। क्या खोज की, अब करवंद है, साल भर में एक बार, कब आता है, कब आता है, एक बार आता है, लेकिन कब आता है, साल भर में एक बार आता जरूर है, लेकिन कब आता है, जाड़ों के दिन में आता है, ग्रीष्म के दिन में आता है, बारिश के दिनों में आता है, कब आता है, आपने खाया नहीं है करवंद, इसलिए आप जानते नहीं हो कि कब बाजार में आती है और कब, खाया नहीं है ना। ये ग्रीष्म के दिनों में आती है, क्योंकि उसमें ठंड रहती है और शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होता है, इसलिए ग्रीष्म के दिनों में आते हैं। उस किसान ने शोध लगाया 12 मास, कितने मास, 12 मास, मास तो 12 ही रहते हैं पूरे वर्ष भर में,
12 मास करवंद का उत्पादन लिया जा सकता है और वो ले रहा है। ये नयापन है उस करवंद का। साल में जहां एक बार करवंद का फल आता है ना, तो किसान कह रहा है कि 12 मास इसका उत्पादन लिया जा सकता है। ये नयापन है उस उत्पादन का, क्योंकि उन्होंने खोज की, उस पर प्रक्रिया की। अब ये मौसम आम खाने का है नहीं है ना, लेकिन भकालों में जाओगे तो आपको बिना मौसम के भी फल मिलेंगे। ये कैसा? नई नई प्रक्रिया हो रही है, नई नई जांच पड़ताल हो रही है, नया निरीक्षण, नया परीक्षण हो रहा है, और ये नयापन नए सिरे से आने वाले लोगों के सामने रखा जा रहा है। जिस मौसम में जो फल मिलता नहीं है, उसी मौसम में वो फल आप खाओगे। अब मेरे खेत में एक आम का पेड़ ऐसा है जिसको 12 मास आम लगते हैं। ये मैंने इजराइल से मंगवाया था, ये प्लांट आम का। और दादा साहब भी जानते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के 482 एकड़ में भी ऐसे कई आम के पेड़ है जिसको 12 मास आम लगते हैं। और हम भारतीय हैं, भारत किसानों का देश कहा जाता है, गांव में रहने वाला देश कहा जाता है। उन्होंने देखा था कि साल भर में एक बार आम आते हैं, और यहाँ तो 12 मास आम आ रहे हैं। ये है नयापन, ये है नई खोज। शोध भी करते समय परंपरा से जो कुछ हमारे सामने रखा जा रहा है, जो कुछ हमारे सामने परोसा जा रहा है, उससे कुछ नया ढूंढ निकाले, उससे कुछ नई जांच करे, उससे आगे चलकर एक कदम नई पड़ताल करे, है ना। इसे कहा जाता है ज्ञान के क्षेत्र में परंपरा को न दोहराते हुए, है ना, उसी नए तथ्यों की, कुछ नए निष्कर्षों की खोज करना। ये अमेरिका की जो ये डिक्शनरी है, एडवांस लर्नर डिक्शनरी, उसमें उसे शोध और संशोधन कहा जाता है। अब शोध संशोधन से क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है, शोध मनुष्य की ज्ञान की दिशा को व्यापक करता, विस्तारित करता है। ज्ञान की दिशा व्यापक बनती है, विस्तारित बनती है। इसका मतलब आप लोग इस क्षेत्र में, संशोधन के क्षेत्र में कुछ जानने की प्रक्रिया में जुट जाओगे, तो ये जानने की आपकी प्रयास की श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ती है, और एक एक करके आप लोग सीखते जाओगे, या संशोधक सीखते जाएगा। एक के लिए अनेक पर्यायों को वह समझ लेगा, और उसकी ज्ञान की शाखाएं अधिक विस्तारित हो जाएगी। उदाहरणार्थ, आपका ही उदाहरण लें। आप लड़की हो ना, हो कि नहीं हो? उसके लिए क्या क्या पर्यायी नाम है लड़की के लिए, बताइए हिंदी में। हिंदी छोड़कर कई और भाषा के बताइए, क्या क्या नाम है लड़की एक, और महिला, हाँ, और बताइए, और बताइए, और बताइए। 17-18 नाम है। स्त्री के 17-18 पर्याय है। वामा कहा जाता है, वामांगी कहा जाता है, स्त्री कहा जाता है, महिला कहा जाता है ना। कितने नाम? नारी कहा जाता है, स्त्री कहा जाता है। मतलब क्या है? खोजने की प्रक्रिया में जुट जाओगे तो आपको ये एक एक कई पर्याय मिलते जाएंगे, और आपकी ज्ञान की शाखाएं और विस्तारित हो जाएगी ना, नहीं जाएगी? सुनाई दे रहा है? हमने कहा आपने से किसी को सामने आकर 5 मिनट आपका परिचय बस हिंदी में देना, हो जाएगा? हो जाएगा? अगर आप पहले वर्ष में हो, पढ़ते हो, तो ये नहीं हो जाएगा। एसवाई में पढ़ते हो तो किसी का सुना होगा अपने इससे पहले कि ये सामने जाने के बावजूद कैसा परिचय दिया जाता है। इसका अभ्यास आपके पास होता है ना, इसका अनुभव आपके पास होता है।
तो पूरा परिचय भले ना दे, कम से कम अपना नाम तो बताओ, अब रहती कहाँ हो ये भी बताओ, इतना धारा सबसे हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रयास करते जाओगे, प्रयास करने के बावजूद हमारे हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जैसे मराठी में कहा जाता है सराईत नेता, सराईत गुंडा, सराईत, है ना, वैसे हमारे हिंदी में कहा जाता है माहिर। वैसे आप ऐसे अनुभव से माहिर होते जाओगे और जिस किसी ज्ञान की शाखा के किसी विषय को लेकर आप अनुसंधान करते हो, उस दृष्टि से आप लोग प्रयास करोगे, उसका फायदा ये हो जाएगा आपके ज्ञान के भंडार में विकास हो जाएगा। हाँ, मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि अनुसंधान करता है। मूल प्रवृत्ति हमारे पास जो मूल प्रवृत्ति, मूल गुण जो हमारा होता है, प्रवृत्ति मानो गुण, उससे क्या होता है, उसका विकास होता चला जाता है। ये कब होता है? इसके लिए सबसे पहले मन में जिज्ञासा का उत्पन्न होना जरूरी है, प्रश्न उत्पन्न होना जरूरी है। आपने डुड्डे सर से कभी बात की है कि सर आप अध्यापक की नौकरी पाने तक का आपके जीवन का प्रवास क्या है, थोड़ा उससे परिचित कराओ। कभी बातचीत हो गई है? हो गई है? दादा साहब जी से कभी आपने ऐसा सवाल किया? जरूर करना चाहिए। क्या होता है, तुम्हारी जानने की जो इच्छा होती है ना, ये प्रवृत्ति जानने की, उसका विकास होता चला जाता है। कैसे? प्रश्न उत्पन्न होते मन में। एक बार इनसे परिचित कराओ, इनके जीवन अनुभव से, तो ऐसे अनेक विषयों को खोजने की, अनेक व्यक्तियों को परिचित कराने की तुम्हारी जिज्ञासाएं क्या हो जाएगी, जो तुम्हारे मन में मूल रूप में है, उसका विकास होता चला जाएगा। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तरीका क्या होता है, कौन से प्रश्न से परिचित कराने के दृष्टिकोण से शुरुआत की जानी चाहिए। मतलब ये हमारे पास जो मूल भाव है जानने का, धीरे धीरे क्या होता जाता है, विकसित होता चला जाता है, जब मन में हमारे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उदाहरण, ये तुम्हें किसी ने बताया है, भोजन तो सभी करते हो ना। भोजन करते समय पहले हम लोग पैज खाते हैं, है ना, उसके बाद हम सब्जी खाते हैं। ऐसा होता है? होता है। फिर अंत में हम लोग रोटी खाते हैं। यह है योग्य है भोजन का तरीका। आपने ये अनुभूत कर लिया कि हमारे पूर्वज इस प्रकार से हमारे परिवार के कैसे खाते थे, उसको जानने की हमारी बचपन से जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और वह जिस प्रकार से भोजन का तरीका अपनाते करने का, वैसे हमने अपनाना शुरू कर दिया, है ना। बिना जिज्ञासा के ये हो नहीं सकता। आपको झांसी की रानी कविता पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है। तुम झांसी की रानी क्या है जानते नहीं हो, इसका इतिहास जानते नहीं हो, लेकिन जानने की जिज्ञासा मन में होती है कि नहीं होती है? होती है ना, कि नहीं होती है? शीर्षक है झांसी की रानी कविता। अगर ये जानना है ना, अब मेरे जानने के बावजूद गूगल पर सर्च कीजिएगा, झांसी की रानी का बुंदेलखंड का इतिहास, वहां कविता तुम्हारे गूगल पर आ जाएगी, और धीरे धीरे झांसी की रानी का इतिहास आप समझते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तब झांसी की रानी समझ में आ जाएगी। बच्चे को पेट पर बांधकर, पीठ पर ढाल बांधकर, हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुई
और अंग्रेजों को रोका झांसी पर कब्जा करने से। उसकी इस वीरता का इतिहास कहां गाया जाता है? कहां? ये मैं भी नहीं जानता था। जब मैं अध्यापक हो गया और पहले वर्ष के छात्रों को पढ़ने के लिए झांसी की रानी कविता रखी गई, शीर्षक पढ़ा के मेरे दिमाग में विषय आ गया कि अब इस झांसी की रानी का इतिहास जानना जरूरी है। तो कई किताबें हमने 10-12 साल के पहले की बात बता रहा हूं आपको। तो एक अच्छा संसाधन आ गया मोबाइल, झट गूगल पर चले जाओ, झांसी की रानी की क्या, झांसी के दादा परदादा की कहानी आपके सामने आ जाएगी, है ना। इतिहास जिज्ञासा के उत्पन्न होने के बावजूद जब खोज शुरू हुई तब पता चला बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेलखंड, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। 2 पंक्तियों में झांसी की रानी का सारा इतिहास आपके सामने आता है। और उसकी वीरता की गाथा कहां गाई जाती है? सबंध बुंदेलखंड में गाई जाती है। जिज्ञासा का उत्पन्न होना जरूरी है, तभी कहां जाकर आप लोग विषय के मूल तक चलते। और आपको क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। रही बात ज्ञान के विविध पक्षों में पक्ष गहनता और सूक्ष्मता लाना। विविध पक्ष मानो ये राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, सेना, ये पक्ष नहीं। ज्ञान के विविध क्षेत्र मानो विविध पक्ष, उसमें सूक्ष्मता लाना, गहनता लाना। शोध कर रहे हो, गहनता का मतलब है गूढ़ता लाना। हाँ, आपके द्वारा किए गए संशोधन को पढ़ते समय पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि इसमें कुछ तो है, उसको खोजना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, इतना गूढ़ रहस्य उसमें होना चाहिए। सूक्ष्मता, बारीकी से शोध, विषय का शोध, बारीकी से विषय की नवीनता का अन्वेषण जरूरी है। जैसे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो गए, जैसे हमारी जिज्ञासाएं शोध करते समय मन में जागी, और उसी जिज्ञासाओं के शमन के लिए, उसी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम विषय के मूल तक चले गए। वैसा ही भाव, वैसे ही अनुभव आपके आने वाले पीढ़ी के पाठकों के मन में उत्पन्न होने की दृष्टिकोण से संशोधन में, शोध में आपको सूक्ष्मता का लाना, सूक्ष्म अनुसंधान करना और उसमें गूढ़ता का संचार करना काफी जरूरी है। अनुसंधान हमारी आर्थिक प्रणाली में आधार बनता है। आर्थिक प्रणाली में आधार बनता है, इसका मतलब क्या? अनुसंधान पैसा कमा के देता है, सहायक बनता है। कैसे कमाए जाते हैं अनुसंधान के क्षेत्र में? कैसे कमाए जाते हैं? सरकारी नीतियों के द्वारा पैसे कमाए जाते हैं। सरकारी नीतियों के द्वारा बाजार में एक नई पुस्तक आई है हिंदी की। आप प्रेमचंद जानते हो ना? प्रेमचंद हिंदी के सम्राट कहे जाते हैं, हिंदी के मसीहा कहे जाते हैं। अंग्रेजों की परेशानी से तंग आकर प्रेमचंद जी ने अपने अलग अलग नाम बदल के लिखा। कभी नवाब राय नाम से लिखा, कभी प्रेमचंद नाम से लिखा, ऐसे नाम बदल कर लिखा करते थे। उन पर एक किताब बाजार में आई है, प्रेमचंद अपने खेमे में। खेमे शब्द का अर्थ क्या है? सरकारी नीतियों के द्वारा हमें आर्थिक प्रणाली में सहायक अनुसंधान करना है। ये किताब है प्रेमचंद जी के समग्र
साहित्य, उस साहित्य में प्रेमचंद जी ने जो जिस प्रकार से लिखा, जिस किसी वर्ग का उद्घाटन किया, जिस किसी वर्ग के चित्रों का अन्वेषण किया, विश्लेषण किया, विवेचन किया, इन सभी दृष्टिकोणों से प्रेमचंद जी का उसमें विवेचन विश्लेषण है। अपने खेमे में मतलब प्रेमचंद जी हर वर्ग से जुड़ते हैं। मानो अपने खेमे में प्रेमचंद गरीबों के साथ खड़े होते हैं, गरीबों की बात अपनी लेखनी के माध्यम से लिखते हैं। प्रेमचंद किसानों को लेकर लिखते हैं, प्रेमचंद मजदूरों को लेकर लिखते हैं, प्रेमचंद अपने गली मोहल्ले की बूढ़ी काकी का विवेचन विश्लेषण करते हैं। प्रेमचंद गांव के ठाकुर अपने कुओं पर गांव वालों को पानी भरने के लिए आने देते नहीं है, इस सामाजिक समस्या का विश्लेषण करते हैं। हर स्तर पर प्रेमचंद। शतरंज क्या होता है प्रेमचंद एकांकित करते हैं। इन सभी दृष्टिकोण से प्रेमचंद जी को सारे वर्गों के साथ जोड़कर एक शोध की परियोजना में किया गया संशोधन, इसका समग्र रूप मानो प्रेमचंद अपने खेमे में। सरकार ऐसे शोध परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता करती है। जब संशोधक अगर कुछ नया समाज के सामने, शिक्षा क्षेत्र के सामने रखना चाहता है, उजागर करना चाहता है, तो ऐसी शोध परियोजनाओं के लिए भी संशोधन सहायक बनता है। आज सरकार ने ये सारी शोध परियोजनाओं की आर्थिक जो सहायता थी वो सारी बंद कर दी है, लेकिन कुछ कंपनियां अपने CSR फंड में से शोध परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग देती है, विश्वविद्यालय देते हैं, प्रांत का उच्चतम शिक्षा विभाग देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मानव संसाधन विकास मंत्रालय देता है। हमें वहां तक पहुंचने, ये सारा किसी क्षेत्र में संशोधन करते समय हमें आर्थिक सहयोग कहां कहां से कैसे मिलता है, इसकी सारी सूची आपको अपने गूगल पर भी मिलेगी। जरूरत क्या है? जिज्ञासा के उत्पन्न होने, प्रश्न उपस्थित होने। और जब प्रश्न उपस्थित होते हैं तब हर प्रश्न के उत्तर के लिए हम कुछ जांच पड़ताल करते हैं। इसको ही शोध और संशोधन कहा जाता रहता है। अनुसंधान सामाजिक रिश्ते का अध्ययन करने में भी सहायक होता है। सामाजिक रिश्ते का अनुसंधान, अब हम जिस समाज में रहते हैं, अब उसी समाज में कौन कौन से रिश्ते होते हैं ये तो हम जानते हैं ना? नहीं जानते हो? समाज के रिश्ते जानते हो कि नहीं जानते हो? हम बस परिवार के रिश्ते जानते हैं। माँ है, पिताजी है, भाई बहन है, चाचा चाची है, दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, बस इसके सिवा हम समाज के कुछ रिश्ते जानते नहीं। सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में अनुसंधान, शोध, संशोधन सहायक कैसे होता है? तो हमें सामाजिक समस्याओं से जोड़ने का काम करता है। सामाजिक समस्या मानो सामाजिक रिश्ते। उदाहरणार्थ, अब ये बहना बगैर जूते ऐसे कॉलेज आ जाती है, तो कभी मन में प्रश्न उपस्थित हो गया कि ये बगैर जूते से कॉलेज आ जाती है, क्या मामला होगा? कुछ ना कुछ मामला होगा ना। गरीबी है, पैसा नहीं है। अब जूते की बात छोड़ दीजिए, कोई हमारे में से फटा पुराना कोई वेशभूषा पहन के आया है और हमने देखा कि अरे उसकी वेशभूषा फटी पुरानी है, जिसको धागे से जोड़ घटा के पहना हुआ है। तभी हमने उनसे सवाल किया कि भाई ये ऐसे सुई धागे से जोड़े घटी,
ऐसी वेशभूषा अपने की है, क्या समस्या है? ये संवेदनाओं का उस समस्याओं को लेकर जागना मानो हमारा सामाजिक हिस्सा है। तो कितने भी विकास की बात करो, लोग कहते हैं कि आकाश में चंद्रयान की मुहिम में देखा गया कि वहां आलू की खेती की जा रही है, और आज भी हम बिना जूतों से, बिना सजे धजे कपड़ों से घूम रहे हैं। सामाजिक रिश्ता हम सोलापुर जिले वालों ने अनुभूत कर लिया। बारिश की बाढ़ में कितने गांव तबाह हो गए ना। तो कोई हमारे मन में ऐसा प्रश्न कभी उपस्थित हो गया कि जिन गांवों में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, जहां का सब कुछ तहस नहस हो गया, वहां चले जाएं, उनकी समस्या का हल करने के दृष्टिकोण से हम लोग हमारी ओर से कुछ प्रयास करें। ये सामाजिक रिश्ता है हमारा, है ना। अगर सामाजिक रिश्ते का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर कौन सा होगा, तो हमारा समाज से क्या रिश्ता होता है, राष्ट्र से क्या रिश्ता बनता है, परिवार से क्या रिश्ता बनता है, उस रिश्तों की रीढ़ कहाँ है, उसकी समस्याओं का हल किसमें है, ये जानना है। उसमें संशोधन सहायक बनेगा। जाओ पीछे, स्वतंत्रता आंदोलन में नंदुरबार में एक जुलूस निकला था। साहब भी जानते हैं, पुजारी साहब मराठी के बड़े विद्वान है, महाराष्ट्र भर में नाम है, सीरीज का नाम आप जानते हैं नंदुरबार का। एक जुलूस निकला अंग्रेजों के विरोध में, हाथ में झंडा आगे है, जुलूस निकला है। सीरीज अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा है, छोटा है, 9 साल का है बच्चा। अब 9 साल के बच्चे को राष्ट्र प्रेम क्या पता चलेगा? 9 साल का बच्चा अपना सामाजिक रिश्ता क्या बताएगा? सामाजिक रिश्ते को लेकर क्या जानेगा, क्या पहचानेगा? फिर भी जुलूस निकला है। अंग्रेजों ने वो जुलूस रोक दिया। सबका ध्यान है सबका। आपके मन में प्रश्न उपस्थित करने के दृष्टिकोण से इशारा कर रहा हूं। पीछे जाइए, हम लोग आजादी के आंदोलन में, तुम भी नहीं थे, हम भी नहीं थे आजादी के आंदोलन में, कैसा चला। लेकिन ये आजादी का आंदोलन जब चल रहा था, तो कोई कह रहा था कि करो या मरो, भारत छोड़ो, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, हैं, नमक का सत्याग्रह, ऐसी कुछ तो बातें चल रही थी। प्रश्न उपस्थित हो गए और हम उसके मूल तक चले गए, और हमें पता चला नंदुरबार में जुलूस निकला था। उस समय सीरीज अपने घर के सामने खड़ा था, और जुलूस को अंग्रेजों ने रोक दिया। अंग्रेजों ने जुलूस वालों को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया, गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। उतने में जिसके हाथ में झंडा था, तिरंगा, वो गिरने लगा। जिसके हाथ में झंडा था उसकी धरपकड़ शुरू होगी, तो झंडा गिरने लगा। सीरीज दौड़ से आया, गिरने वाला झंडा पकड़ लिया। बस सीरीज का इतना कसूर था। बस अंग्रेजों ने जगह पर सीरीज के शरीर को गोलियों की बौछार से छीन कर दिया, छलनी कर दिया। 9 साल का बच्चा। ये हमारा सामाजिक रिश्ता है। उस सीरीज के प्रति हमारे मन में संवेदना, ऐसे सामाजिक रिश्तों की खोज हमें संशोधन के माध्यम से करनी है ना, नहीं करनी है। खोज होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा जी को महात्मा उपाधि किसने दिलाई? हम कहते, सब कहते हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लेकिन ये महात्मा की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने? अब उसको विवाद चल रहा है, ये बात अलग है, हम उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमारा विषय क्या है? ये जो सारी बातें हैं वो समाज से जुड़ी है, राष्ट्र से जुड़ी है। ऐसे विषयों का अन्वेषण, ऐसे विषयों का विवेचन, ऐसे विषयों का विश्लेषण कैसा होना चाहिए? रिश्तों की बराबरी में तौल के। ये हमारा सामाजिक रिश्ता है ना, नहीं है? महाविद्यालय ने एक समय, मान लीजिए आपको ऐलान कर दिया, अमुक अमुक के दिन, अमुक अमुक की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहां ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है।
क्या है हमारा सामाजिक रिश्ता? क्या है सामाजिक रिश्ता? जितना हो सके उतना हमारी ओर से उस ब्लड डोनेशन कैंप को सफल करने के दृष्टिकोण से सहयोग दे। ये सामाजिक रिश्ता होता है। आ रहा है समझ में? संशोधन सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सहायक होता है। रही बात नए सिद्धांत का सामान्यीकरण भी संशोधन के माध्यम से होना एक और शर्त है। नए सिद्धांत का सामान्यीकरण, जो कुछ नई आप लोग खोज रहे हो, जिसकी जांच पड़ताल कर रहे हो, जो नए सिरे से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में रख रहे हो, वो सबके लिए लागू हो। मानो सामान्यीकरण सबके लिए लागू हो, मानो सामान्यीकरण। अब ये हिंदी वाले जानते हैं, ऐसी कई लेखिकाएं हिंदी में लिखती है। महादेवी वर्मा का नाम सुना है? नए सिद्धांत का सामान्यीकरण क्या होता है, मैं उस विषय की ओर इस संदर्भ से जोड़ रहा हूं। महादेवी वर्मा का नाम जानते हो? जानते हैं। क्या लिखा महादेवी वर्मा ने? पढ़ा है? महादेवी वर्मा ने लिखा, मेरा जीवन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन है कि नहीं है? कि तुम्हारे जीवन से महादेवी वर्मा का जीवन अलग है क्या? अलग होगा। सिद्धांत नया है उनके जीवन में, लेकिन सबको लागू होता है, सब स्त्रियों को लागू होता है। कौन सी सब स्त्रियों को बताऊंगा इस विषय में। मेरा जीवन लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली लिखा। मतलब मेरा जीवन दुखों के बादलों से भरा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग कविता है, पढ़ते हो तो आंखें गीली हो जाएगी। इतनी दर्द भरी, इतनी दुख भरी कहानी है उन कविताओं में। इसीलिए तो महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीरा भी ऐसी दुखी थी, मीरा का जीवन भी वैसे वेदना का था, सेम। महादेवी वर्मा का दुख, वेदना मीरा जैसे, इसलिए आधुनिक मीरा कहा जाता है, वेदना की कवित्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा कहती है, मैंने संसार का हर कोना झांका। झांका मानो देखा, ढूंढ लिया। मैंने संसार का हर कोना झांका, लेकिन किसी ने मेरे दुख को सराहा नहीं, किसी ने मेरे दुख को सहारा नहीं। मेरा जीवन यही है, मेरा परिचय यही है। कल मेरा जन्म हो गया, आज मेरी मृत्यु होगी। मेरा जीवन ऐसा होता है किसी का, कल मेरा जन्म हो गया, आज मेरी मृत्यु होगी। सिद्धांत क्या है? स्त्री बस महादेवी वर्मा के जमाने में जीती थी ऐसा नहीं है, उससे पहले भी स्त्री जीती थी। स्त्री संसार के आरंभ से लेकर है कि नहीं है? सिद्धांत क्या है? मैंने संसार का हर कोना झांका। मी या सृष्टीतल्या सगळ्यापर्यंत पोहोचले। माझी वेदना सगळ्या समोर मांडली मी। काय वेदना होती, काय दुःख होतं, एवढंच दुःख महादेवी वर्माला उनके पति ने तलाक दिया था, बस इतना सा दुख। महादेवी वर्मा कहती है कि ये मेरी समस्या, ये मेरा दुख पति के द्वारा छोड़ा जाना मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने इसको सहारा नहीं, सराहा नहीं, किसी ने इसको गंभीरता से लिया नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कल मेरा जन्म हो गया, आज मेरी। यह एक महादेवी वर्मा रूपी स्त्री का दुख है। यही दुख महादेवी वर्मा संसार की ऐसी तलाकशुदा सारी महिलाओं का दुख मानती है, अकेली का नहीं मानती है। यह सामान्यीकरण, ऐसी समदुखी महिलाओं का एक ही दुख मानो, ऐसी सबका सामान्यीकरण। मतलब ये बात सबको लागू होती है।
आज कोई महादेवी वर्मा पर खोज कर रहा है, आप जैसा अनुसंधान कर रहा है, तो आप भी यही मानोगे पति के द्वारा केवल महादेवी वर्मा को छोड़ा नहीं, ऐसी महादेवी वर्मा जैसी कई महिलाएं देश भर में है, धरती पर है। जो दुख महादेवी वर्मा का है वही दुख ऐसी तलाकशुदा महिलाओं का भी है। यह सामान्य है ना। अब टाइम पूछ रहा हूं क्योंकि अभी 5 मिनट बोलना है कि बंद करना है। ठीक सामान्यकरण है, 2-4 बच्चे हैं आपके सामने, इसका विश्लेषण जरूर करूंगा। अनुसंधान नई शैली और रचनात्मक विकास के लिए सहयोग देता है। नई शैली और रचनात्मक विकास, एक उदाहरण, नई शैली। एक देश के नेता थे जो संसार को छोड़कर चले गए। मैं उनको बहुत मानता था, और जब आज मैं हिंदी विभाग में हिंदी विषयों को लेकर आपके सामने जो हूं, तो बस उन्हीं की प्रेरणा से हूं। अटल बिहारी वाजपेयी, उनके संभाषण कान तो इस प्रकार से होता था, कैसे? सत्ताएं आती रहेगी जाती रहेगी, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, देश टिकना चाहिए, देश बचना चाहिए। ये 2 वाक्य अंत में उनके होते है ना। ये जब कोई सुनता है ना, झट समझ लेता है ये वाजपेयी जी की भाषण शैली है। शैली, नई शैली। आप हिंदी वाले हो, साहित्य वाले हो, अब ये तो बड़े बड़े विद्वान है, ये तो जानते हैं। हर लेखक के लिखने की एक अलग शैली होती है। अलग शैली। कोई लिखता है रात 2:30 बजे अचानक घमासान आवाज आने लगी, पंछियों की आवाज कलरव करने लगी, जाग गया। ऐसे मतलब 3 प्रकार से लेखन होता है, 3 प्रकार की शैली का प्रयोग होता है। एक आरंभ, दूसरा मध्य और तीसरा अंत। एक तरीका का लेखन, कोई अंत को पहले लेता है ना, और आरंभ कभी मध्य में लाता है, तो कोई लेखक मध्य को अंत में लाता है। दूसरा तरीका और तीसरा तरीका ये, कोई मध्य को पहले लेता है, आरंभ को मध्य में लाता है और मध्य को अंत में लाता है। लिखने की शैली होती है। अब जिस पर मैंने शोध किया, मैंने संशोधन किया, एमफिल के लिए 3 साल, पीएचडी के लिए 5 साल, मैत्री पुष्पा। शुरुआत में उनके लेखन को आप पढ़ते जाओगे, चाहे उनका उपन्यास पढ़ो, कहानी पढ़ो, कोई उनकी आत्मकथा पढ़ो, कम से कम 25-30 पन्ने पढ़ते जाने तक समझ में नहीं आ जाता है कि ये क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है। जब मध्य में जाओगे तब आपको पहले 30-35 पन्नों का संदर्भ धीरे धीरे लगते जाए। बहुत खूब काले मराठी के लेखक जानते हो, बड़े प्रसिद्ध लेखक होकर चले गए। उनके लेखन का वैशिष्ट्य है, तुम उनके किताब का कोई पन्ना निकाल दो, तुम जहां से पढ़ना शुरू करोगे वहां से तुमको आरंभ लगेगा। अंत का पन्ना निकालो, वहां से पढ़ते आइए, आरंभ भी लगेगा। पहला पन्ना निकालो, प्रस्तावना से लेकर पढ़ते जाओ, तुम्हें आरंभ भी लगेगा। बीच में का कोई पन्ना निकाल दो, पढ़ने की कोशिश करो, तो वो आरंभ लगेगा। एक शैली होती है लिखने की। हर लेखक की अपनी अपनी एक नई शैली होती है। कोई पत्रात्मक शैली में लिखता है, पत्र लिखने का तरीका आप जानते हो ना। अब पत्र बंद हो गए तो पत्रात्मक शैली क्या जानोगे। हमारे जमाने में पत्र लिखा करते थे हम लोग, अब आपके जमाने में बस व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर सारे पत्रों का मैटर रेड में रहता है, उसमें थोड़ा उलटफेर कर दो, अपना नाम जोड़ दो, पत्र हो गया। पत्रात्मक शैली। डायरी शैली एक लेखन की शैली है। डायरी दिन भर में जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है उसका सारा ब्यौरा रात भर में डायरी में नोट करें।
और भविष्य में जब लेखन के क्षेत्र में जब आप आ जाओगे तो उसका एक एक प्रसंग जो अपने अपने डायरी में दर्ज करवाया, उस एक एक प्रसंग पर आप एक एक 200 पन्नों की किताब लिखोगे। डायरी शैली, लेखन, कोई विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग करता है, कोई गवेषणात्मक शैली का प्रयोग करता है, कोई आत्मकथनात्मक शैली का प्रयोग करता है। आत्मकथनात्मक स्वयं बोलता है, अपने आत्मा का कथन मानो आत्मकथन, ये भी लेखन की एक शैली होती है। मन में जो जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसको कागज पर उतारना मानो आत्मकथनात्मक। देहरी वही विदेश एक आत्मकथा है, बड़ी प्रसिद्ध है, हिंदी की है। उसमें लेखिका कहती है शुरुआत में आत्मकथा, स्वयं की कथा, स्वयं के जीवन की कहानी। और आत्मकथन शैली को क्या कहा जाता है मालूम है? राम कहानी मानो आत्मकथा। परिभाषा, आत्मकथा मानो राम कहानी, अपनी कहानी। उसमें लेखिका कहती है शुरुआत में पहली ही पंक्ति में, जुलूस चल रहा था, जुलूस, और शब्द है अंग्रेजी, पार्टी वेयर में जुलूस चल रहा था। पति साथ में थे, पति ने देखा और उसी दिन 4:02 में मुझे पति ने छोड़ दिया। जीवन की कहानी। और एक परीक्षण जब समाप्त हो जाता है तब अपने शादी होने के पहले की सब राम कहानी उसको लिख लेती है। उसके साथ संवाद में कोई अकेली बोल रही है, मतलब उनके आत्मा में जो जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसको बस शब्दों में बांध रही है। यह आत्मकथात्मक शैली। ऐसी कई प्रकार की शैलियां हैं। ऐसी अनुसंधान करते समय आप इसमें से किसी भी शैली का प्रयोग करके एक नए खोज की दृष्टिकोण से आप अनुसंधान कर सकते हो, शोध कर सकते हो या जांच पड़ताल कर सकते हो। लेकिन आपने अनुसंधान की अपनी एक अलग शैली का निर्माण आवश्यक होता है, जरूरी होता है। प्रश्न है अंत की ओर मुड़ने का। अनुसंधान उसे कहा जाता है क्या, कब और कैसे, इन 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना। क्यों, कब, कैसे, इन 3 प्रश्नों के साथ जोड़ना मानो अनुसंधान। इसी प्रकार का अनुसंधान भविष्य में आप अगर करना चाहोगे, ऐसे क्षेत्र में आपको पहुंचने के पहले इसका प्राथमिक परिचय शोध अनुसंधान और संशोधन का इसी आयु में हो। इस उदात्त हेतु से ये जो कार्यशालाएं आज यहाँ संपन्न हो रही है ना, इस कार्यशाला में अनुसंधान को लेकर काफी सारी बातें आपको ज्ञात हो, इसलिए अब सबको बहुत सारी बधाइयां देकर मुझे यहाँ जो आमंत्रित किया गया अनुसंधान, शोध, प्रविधि और प्रक्रिया को लेकर अपना कुछ आपके सामने रखने के लिए, इसलिए महाविद्यालय आदरणीय प्रधानाचार्य साहब, हिंदी विभाग के सारे अध्यापक, आप सभी छात्र और छात्राएं, आप सबके प्रति मैं शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी पुजारी साहब और नॉलेज रिसर्च सेंटर के आदरणीय डायरेक्टर आदरणीय विजय जी मुलीमुनि सर, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संघ प्रकाश जी और दादा साहब जी, इनके प्रति भी आभार और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपके अभ्यासपूर्ण मंतव्य से